पिछले सत्रों में हम लोग प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। आज हम इस वर्गीकरण को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था कि संरचना की जटिलता के आधार पर भी हम प्रोटीन को वर्गीकृत कर सकते हैं। संरचना की जटिलता के आधार पर प्रोटीन को 4 भागों में वर्गीकृत किया है: प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन, चतुर्थक प्रोटीन, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एवं क्वार्टरनरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन से तात्पर्य है बहुत सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक सीधी श्रृंखला में जब बंधे रहते हैं तब हम उसे प्राइमरी या प्राथमिक प्रोटीन कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं, ये वास्तव में कुछ नहीं है, एक बहुत सारे अमीनो एसिड्स की बनी हुई पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इस तरह के प्रोटीन के जल अपघटन के दौरान प्राप्त होते हैं। द्वितीयक प्रोटीन अर्थात सेकेंडरी प्रोटीन, जब प्राइमरी प्रोटीन की यही श्रृंखला नियमानुसार कुछ अमीनो अम्लों के बाद घूम जाए, मुड़ जाए और एक त्रिआयामी संरचना बनाए तब हम उसे कहते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी प्रोटीन। अब ये जो घूमी हुई श्रृंखला है अमीनो अम्ल की, ये ऐसे ही घूमी हुई व्यवस्थित कैसे रहती है? अमीनो अम्लों के मैंने आपको पेप्टाइड बॉन्ड बताए जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और अमोनियम ग्रुप NH3NH2 के बीच में बनते हैं। इस CO और NH जो कि एक पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो ये जो संरचना है ये स्थिर हो जाती है और आगे कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता, इसलिए इसको हमने कहा सेकेंडरी प्रोटीन। इसमें एक तो पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्राइमरी प्रोटीन में था और साथ में एक नया बॉन्ड जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में है? बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमोनियम ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह के प्रोटीन के उदाहरण है रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन। सभी फाइब्रस प्रोटीन संरचना के आधार पर सेकेंडरी प्रकार के होते हैं, द्वितीय प्रकार के होते हैं। रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन को संरचना की भिन्नता के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा है: अल्फा हेलिक्स, सुपर कॉइलिंग ऑफ अल्फा हेलिकल कॉइल और तीसरा बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब है ये जो मैंने आपको बताया था कि अमीनो अम्लों की कॉइलिंग हो रही है। अगर ये कॉइलिंग जो होती है वास्तव में क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है, इसके चारों तरफ होती है। सेल के स्ट्रक्चर में आपने RNA और DNA का स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा, जिसमें जो कि DNA की चेन होती है वो इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ सीढ़ी नुमा घूमती है। तो इसी तरह से जब अमीनो अम्लों की श्रृंखला किसी एक इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ अल्फा हेलिकल डायरेक्शन में घूमती है तब हम उसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स चेन या अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी प्रोटीन। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ, ये अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं हैं। यहाँ अलग अलग विभिन्न अमीनो अम्लों के बीच में, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, जब बॉन्डिंग होती है, कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पेस में या त्रिआयामी संरचना जो है ये स्थिर हो जाती है और एक द्वितीय प्रकार का प्रोटीन बनाता है अल्फा हेलिक्स। ये अल्फा हेलिक्स में अमीनो अम्लों की एक चेन थी जो इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ घूमनी थी। जब अमीनो अम्लों की 2 या 3 चेन इस इमेजिनरी लाइन के तरफ चारों तरफ रस्सी की तरह गुथ जाती है, रस्सी आपने देखी होगी, रस्सी में 2 या 3 यान या मोटे रेशे होते हैं जो कि बट देते हुए घूमते हैं। तो इसी प्रकार से जब इस इमेजिनरी लाइन के चारों तरफ 2 या 3 अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं घूमती हैं और रस्सी नुमा संरचना बनाती है तब हम उसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग ऑफ अल्फा हेलिकल कॉइल। और इस प्रकार की जो अल्फा हेलिक्स और सुपर कॉइलिंग संरचना है ये हमारे बालों के केराटिन, नाखूनों के केराटिन और स्किन के केराटिन सेल्स में पाई जाती है। तो रेशेदार प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? बालों में, नाखूनों में, और इसके अलावा आपने कई कीड़े देखे होंगे, इंसेक्ट जो जिनमें कि एक्सोस्केलेटन यानी बाहरी कंकाल पाया जाता है, उनमें भी रेशेदार प्रोटीन पाया जाता है। तीसरे प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है बीटा प्लीटेड शीट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लीटेड शीट
यानी कि अमीनो अम्लों की श्रृंखला, अमीनो अम्लों की श्रृंखला, ये जो लाइन है ये एक के ऊपर एक इस तरह से जमी हुई है कि वो प्लीट्स के रूप में दिखाई देती है। ये मैं आपको डायग्राम शॉर्ट बता रही हूँ। ये एक अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्लों की श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरे अमीनो अम्लों की श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये तीसरे अमीनो अम्लों की श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर, कैसे बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में, CO और NH ग्रुप के बीच बनाती हैं, तो ये प्लीट के रूप में दिखाई देते हैं। किसके रूप में दिखाई देते हैं? प्लीट्स के रूप में। तब हम इसको कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। इसका मैंने विस्तृत डायग्राम यहाँ नीचे बनाया है। ये आप देखिए, अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH के साथ में एक तरफ R ग्रुप होता है, एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इससे दूसरे अमीनो अम्ल का अमीनो ग्रुप रिएक्ट करता है और CONH जो कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, दूसरी तरफ वापस CONH, फिर CONH और CONH, इस तरह से ये चेन चलती जाती है। इस पॉलीपेप्टाइड में इस तरफ अमीनो ग्रुप है और इस तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है लास्ट में। इसके साथ में अगर एक दूसरे अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ रही है, जिसकी शुरुआत यहाँ किससे हो रही है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। यहाँ शुरुआत किससे थी, अमीनो ग्रुप से, यहाँ शुरुआत है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलकर इस अमीनो अम्ल के NH के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, फिर ये अमीनो अम्ल, फिर इसका अमीनो समूह और ये कार्बोक्सिलिक समूह। यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग। फिर वापस यहाँ हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग होगी, वापस यहाँ हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग होगी और यहाँ हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग होगी। तो 1 2 3 4 और 5 जगह पे हाइड्रोक्सिल बॉन्डिंग हुई और पॉलीपेप्टाइड की 2 चेन आपस में जुड़ी, जिसकी एक चेन की शुरुआत एमिनो ग्रुप से हो रही थी, कार्बोक्सिलिक पे खत्म हुई थी, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू होकर एमिनो ग्रुप पे शुरू हुई। तो आपने देखा ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है ये विपरीत है, ऑल्ट्रेशन में। एक तरह कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप से शुरू हो रही है, दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू हो रही है। और आप R ग्रुप पे जरूर विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ R ऊपर है, फिर R नीचे, फिर R ऊपर, फिर R नीचे, फिर R ऊपर, R नीचे, और इसी तरह से यहाँ इधर R ऊपर है तो इधर नीचे। यहाँ दोनों R आपस में मिल गए, फिर दोनों R वापस विपरीत स्थिति में आ गए, फिर R वापस दोनों पास पास आ गए। इस तरह से करके जब ये संरचना बनती है तो ये इस तरह की संरचना बनती है, प्लीज ये R ग्रुप। ये पॉलीपेप्टाइड के चेन जब अपन इस तरह से अरेंज कर देते हैं, पहली चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, और ये तीनों चेन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ नीचे के डायग्राम में बताया कि एक चेन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरी चेन के अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जगह जगह पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा। और R ग्रुप के बारे में आप देखिए, R ग्रुप यहाँ या तो चेन के ऊपर की तरफ व्यवस्थित है या चेन के नीचे की तरफ व्यवस्थित है। ये क्या है, प्लीज एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। इसका चूंकि क्या बोला मैंने, ऑल्ट्रेशन में थी, एक चेन कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप से शुरू हो रही थी, दूसरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तीसरी फिर अमीनो ग्रुप से, तो ये चेन ऑल्ट्रेशन में है, इसलिए इसको हमने बोला बीटा प्लीटेड शीट। दूसरी एक चीज आपने और नोट करी होगी कि जो बीटा प्लीटेड शीट में पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये हेलिकल कॉइल्स या अल्फा हेलिकल कॉइल्स की तरह कंडेंस नहीं है, बल्कि खुली हुई है, और इसलिए एक के ऊपर एक फिसलती है। सिल्क फाइब्रोइन आपने सिल्क की रेशे के बारे में सुना होगा, जो कि फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो बीटा प्लीटेड शीट का उदाहरण है। सेकेंडरी प्रोटीन से हम आगे चले, तृतीयक प्रोटीन या टर्शरी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं इसको। इस चित्र को आप बहुत ध्यान से देखिए। इस चित्र में पॉलीपेप्टाइड चेन एक खुली हुई है, फिर कहीं अल्फा हेलिकल उसमें कॉइलिंग हो रही है, वापस कहीं से खुल गई, मुड़कर फिर कॉइलिंग हो गई, फिर खुलकर फिर मुड़ी, फिर कॉइलिंग हो गई, और इस तरह से करते करते ये जो चेन बनी है, प्रोटीन की चेन बनी है, ये ना तो सीधी चेन है, ना ही हेलिकल चेन है, ना ही बीटा प्लीटेड शीट्स के रूप में एक के ऊपर एक अरेंज शीट्स के रूप में थी, बल्कि ये कुछ इस तरह की ऊन के उलझे हुए गोले जैसी संरचना बनाती है। कैसी संरचना बनाती है, गोलाकार संरचना, इसलिए इसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन भी कहते हैं। यानी कि प्रोटीन की जो तृतीयक संरचनाएं होती हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। बॉन्ड्स में देखिए क्या फर्क है, पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, जो कि प्राइमरी प्रोटीन में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है क्योंकि ये अल्फा हेलिकल चेन्स बीच बीच में
यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी पाए जाते हैं। कौन कौन से बॉन्ड एक्स्ट्रा वाले? डाइसल्फाइड बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। और इनके उदाहरण है सभी तरह के ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब ग्लोबुलर प्रोटीन या तृतीयक संरचना के उदाहरण हैं। एक स्टेप और आगे पर चलते हैं, चतुर्थक प्रोटीन यानी कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि यही प्रोटीन इसी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की जब मैंने 4 यूनिट एक साथ में रख दी और ये चारों यूनिट मिलकर अगर किसी प्रोटीन के किसी कार्य को अंजाम दें तब हम उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। होता क्या है, जो प्रोटीन का तृतीयक स्ट्रक्चर है ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली कार्य नहीं कर सकता। तृतीयक स्ट्रक्चर की 2 या 3 प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं 2 और मोर चेन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड। किससे? या तो कोवेलेंट बॉन्ड से या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। तब जाकर ये प्रोटीन हमारे शरीर में कोई रेगुलेटरी या नियामक कार्य संपन्न करता है और हम बोलते हैं चतुर्थक प्रोटीन है। और इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन। एक उदाहरण बताया है हीमोग्लोबिन, ये ग्लोबिन प्रोटीन का उदाहरण है। इसी ग्लोबिन प्रोटीन की 4 इकाई जब आपस में जुड़ती हैं और बीच में आयरन का अणु होता है तो ये बनाता है हीमोग्लोबिन, जो कि चतुर्थक प्रोटीन है, चतुर्थक संरचना का प्रोटीन है। मुझे आशा है कि आपको ये चारों संरचनाएं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अच्छे से समझ में आ गई है। अब प्राय एक प्रश्न बनता है कि द्वितीयक और तृतीयक संरचना, क्योंकि द्वितीयक मैंने क्या बताया? रेशेदार प्रोटीन, और तृतीयक मैंने क्या बताया? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच क्या अंतर है? वैसे तो मैं इसका वर्णन आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी प्रश्न की दृष्टि से देखें अगर हम, तो 3 तरह का अंतर इनमें पाया जाता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ। मैंने कहा रेशेदार प्रोटीन यानी कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अंतर बताइए। तो पहला अंतर आता है शेप यानी कि आकृति का। रेशेदार प्रोटीन किसके रूप में है? रेशों के रूप में है। कैसे रेशे? लंबे रेशे, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड, दोनों आपको मैंने अभी बताया। अल्फा हेलिक्स केराटिन उदाहरण है, बीटा प्लेटेड शीट का सिल्क फाइब्रोइन उदाहरण है। वही ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो स्फीयर शेप में है। कौन सी शेप में है? स्फीयर यानी कि गोले की शेप में। दूसरा है प्रॉपर्टी यानी कि विशेषता। जितने भी रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो संरचना में बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अघुलनशील। वही ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं ये इतने टफ नहीं होते, हार्ड नहीं होते और जल में घुलनशील होते। तीसरा है कार्य के आधार पे, फंक्शन के आधार पे अगर हम देखें तो जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ये शरीर की संरचनात्मक कंपोनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संरचनात्मक कंपोनेंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया हमारे जो बाल हैं वो केराटिन की बनी हुई है। हमारी त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसमें केराटिनाइजेशन होता रहता है, केराटिन सेल्स होती हैं। और इसके अलावा हमारे नाखून, उसमें भी केराटिन पाया जाता है। सिल्क फाइब्रोइन, सिल्क का जो रेशा होता है वो भी फाइब्रोइन प्रोटीन का बना है, जो कि बीटा प्लेटेड शीट का उदाहरण है। तो ये संरचना बनाते हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन का जो काम है वो है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी यानी कि नियामक फंक्शन। शरीर में जितने भी विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन का काम है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की तरह संपन्न किया जाता है। उदाहरण मैंने आपको एंजाइम्स और हार्मोन्स बताए थे। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले मैक्सिमम एंजाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। और कैसे प्रोटीन के बने हुए? ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए, जिनका कार्य है शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करना। इसके साथ ही ये जो प्रोटीन की संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण था वो समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया।